आज के अपन स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा यह है कि आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें और रोग मुक्त रहें। रोग मुक्त से मतलब यह है कि अगर आपको कोई बीमारी हो भी जाती है तो उसका इलाज आप समय से शुरू करा दें। इसीलिए हम समय समय पर यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी आमंत्रित करते रहते हैं जो आपको रोगों के बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी देते रहते हैं। आज इसी क्रम में हमने यहाँ स्टूडियो में आमंत्रित किया है बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के हड्डी रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अमित मिश्रा को। तो डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम बातचीत करेंगे घुटनों के बारे में। घुटनों में क्या क्या समस्याएं होती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनका क्या निदान है, उनका क्या लक्षण होते हैं, और इसके बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी हम आपसे लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि घुटना जो है हमारे शरीर के ऊपरी भाग से लेकर निचले भाग में हड्डी तक को जोड़ता है। इसका बहुत ही महत्व है। घुटनों की बदौलत ही हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, और इस समय भी तरह तरह की परेशानियां आ जाती हैं जिनका इलाज संभव है। फिर भी ज़्यादातर देखा गया है कि घुटनों की समस्या ज़्यादा उम्र के लोगों में होती है, या हम यह कहें कि वृद्धावस्था या ओल्ड एज में घुटनों की समस्याएं ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन फिर भी पता यह चला है कि अब युवाओं को भी घुटनों की समस्या होने लगी है। इस संबंध में बातचीत के लिए हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे, और हमारी बातचीत का विषय यह है कि घुटनों की समस्याएं, कारण, उपचार एवं बचाव। तो डॉक्टर साहब, इसी विषय पर बातचीत को हम अब शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि घुटनों की समस्या जनरल तौर पर ओल्ड एज या वृद्धावस्था के लोगों में होती है, लेकिन पता यह चला है कि युवाओं में भी घुटनों की समस्या होने लगी है। इसके क्या कारण हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को यह होता है। देखिए, घुटने की समस्या जो है वो तो किसी भी एज में हो सकती है। घुटना बॉडी का एक पार्ट है और उसमें पैथोलॉजी जो है वो किसी भी एज में हो सकती है। कारण उसके कई होते हैं। एक का कारण पे हम अगर आर्थराइटिस पे जाते हैं तो आर्थराइटिस भी है जो है वो यंगर एज ग्रुप में भी होती है, मिडिल एज ग्रुप में भी होती है, और एक डीजनरेटिव आर्थराइटिस जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है वो ओल्ड एज में भी होती है। तो मेनली फोकस आपका इनिशियली यही था कि ओल्ड एज के पेशेंट्स को हम हमेशा ये समस्याएं रहती हैं नी आर्थराइटिस की, उनको ज़्यादा होती है। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि 45-50 की एज के बाद जो है जो डीजनरेशन स्टार्ट होता है जॉइंट के अंदर, जिसको आप आम भाषा में, जैसे पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो कहते हैं साहब ग्रीस कम हो गया आपका, या घुटने जो है आपके घिस गए हैं, तो वो बेसिकली डीजनरेशन है। अलग अलग शब्दों में हम इस चीज़ को पेशेंट जिससे एक्सप्लेन हो जाए, समझ जाए, उस हिसाब से उसे समझाते हैं। लेकिन ये बेसिकली एजिंग का एक प्रोसेस है। तो जो ये डीजनरेशन होता है उसकी वजह से जो आर्थराइटिस है उसको हम डीजनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं। और ये डीजनरेटिव आर्थराइटिस जो है वो नॉर्मली हमें 45-50 के बाद जो है उसके लक्षण स्टार्ट होते हैं, जिसमें जॉइंट के आसपास दर्द से स्टार्ट होता है, फिर सूजन आने लगती है। जी डॉक्टर साहब, इस पर हम थोड़ा बात करेंगे बाद में। जी, पहले हम युवाओं के बारे में बात करना चाह रहे हैं। युवाओं को क्यों होता है, कैसे होता है? देखिए, यंग लोग हैं जिनको आर्थराइटिस होती है, तो उनमें आर्थराइटिस बेसिकली जो है वो एक तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है, जैसे जो बीमारी जिसको रूमेटॉइड या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं, उससे भी जोड़ों में सूजन आती है और उनको दर्द होता है, धीरे धीरे जॉइंट का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण जो कॉमनली हमें मिलता है, जो ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस है, जो चोट की वजह से हो रही है। तो चोट की वजह से जो आर्थराइटिस होती है उसमें आपको
किसी वजह से आपके जॉइंट में चोट लगी, जैसे हाँ स्पोर्ट्स इंजरी है, या बाइक से आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका नी ट्विस्ट हो गया। अब नी ट्विस्ट होने के कारण के बाद क्या होता है कि नी जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए आपके जॉइंट में कुछ लिगामेंट्स हैं, मेनिस्कस हैं, जो जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं। तो अगर जॉइंट की स्टेबिलिटी कम होती है उनके टूटने से या उनके डिस्ट्रक्शन से, तो जॉइंट का मूवमेंट जो है, जो चाल होती है, वो थोड़ी एबनॉर्मल होने लगती है। ठीक है, तो एबनॉर्मल होने की वजह से जॉइंट में धीरे धीरे आर्थराइटिस होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसका जो है इफेक्ट आपके बोन्स पे आना शुरू होता है, कार्टिलेज पे आना शुरू होता है। तो जैसे यंगर एज ग्रुप में एक बहुत कॉमन कॉज है कि आपका स्पोर्ट्समैन में या जो बाइक वगैरह से इंजरी होती है, आपका मतलब नी जॉइंट ट्विस्ट हुआ, नी जॉइंट ट्विस्ट होने के बाद उसमें मेनिस्कस होते हैं, वो फट जाते हैं। अब मेनिस्कस बेसिकली क्या है? मेनिस्कस जो है नी जॉइंट का एक पार्ट है जो एक कुशन की तरह जो है एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर की तरह जॉइंट में रहता है, और उसका रोल जॉइंट के लुब्रिकेशन में भी है, जिसको आप ग्रीस कह रहे हैं या लुब्रिकेट कह रहे हैं, उसमें भी है। तो अभी जानकारी में आपका आया होगा कि हम लोगों ने इस पे एक शोध भी किया था, एक रिसर्च वर्क किया था। उसमें क्या था कि बेसिकली जो आपका अगर ये टीयर हो गया है मेनिस्कस, तो मेनिस्कस टीयर होने की स्थिति में हम इसका ऑपरेशन करते हैं दूरबीन से। और अभी तक हम क्या करते थे कि दूरबीन से वो जो मेनिस्कस का जितना पार्ट फटा हुआ है उसको निकाल देते थे। फॉर एग्जांपल आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि जैसे ये नी जॉइंट है और ये बीच में जो है वो मेनिस्कस है इधर। तो हाँ, तो ये मेनिस्कस का ये जो हिस्सा फटा हुआ आप देख रहे हैं, ये हिस्सा फट गया। तो हम इसको यूजुअली क्या करते थे कि फटे हुए, क्योंकि ये जोड़ के बीच में फंसता है ऐसे फोल्ड होके, तो निकाल देते थे इसको। तो निकालने के बाद डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं? हाँ, वही उसी पे आ रहा हूँ मैं। जैसे निकाल देते थे तो पेशेंट को जो तात्कालिक उसका पेन है, जो उस मेनिस्कस के जॉइंट के बीच में फंस जाने से हो रहा था, उसमें वो ठीक हो जाता है। फिर ग्रेजुअली उसको आराम मिलने लगता है, वो अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी आ जाता है। लेकिन चूंकि ये भी एक बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये क्या करता है कि हम इसे बाहर निकाल देते हैं तो थोड़ा सा लुब्रिकेशन में प्रॉब्लम है, और ये जॉइंट की आर्थराइटिस को प्रमोट करता है। ये देखा गया कि जिन लोगों के मेनिस्कस निकाल दिए गए उनमें आर्थराइटिस जो है वो थोड़ा अर्ली एज में हो गई जी। तो फिर हमने इस पे काम किया कि हम इस मेनिस्कस को प्रिजर्व करें। तो प्रिजर्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम इस मेनिस्कस को वापस उसी जगह पे रिपेयर कर दे रहे हैं। ये टेक्निक्स थोड़ी सी टेक्निकली डिमांडिंग है, थोड़ी मुश्किल है, सर्जिकल प्रोसीजर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की। तो हम लोगों ने करीब अपनी जो बीआरडी में जो स्टडी की है उसमें करीब 30 पेशेंट में ये स्टडी की, और हमने जो उसके एंड रिजल्ट्स देखे उसमें मेनिस्कस जो है प्रॉपरली रिपेयर हो गया और वो जॉइंट स्टेबलाइज हो गया। और ये स्टडी हमने भेजी भी है पब्लिश होने के लिए, वो कुछ दिनों में आ जाएगी पेपर में। डॉक्टर साहब, जो यंग आप जो करते हैं जी, जैसे यंग को चोट लग गया स्पोर्ट्स में या एक्सीडेंट में, तो क्या इसके लिए दवा शुरू में देते हैं कि नहीं, कि डायरेक्ट ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है? देखिए, इसकी डायग्नोसिस बेसिकली आपके क्लिनिकल जो टेस्ट करते हैं हम उस घुटने के जो चोट है उसको जानने के लिए कुछ क्लिनिकल टेस्ट हैं। जैसे हम मरीज को एग्जामिन करते हैं, उसमें कुछ टेस्ट करते हैं, तो कुछ वो इंडिकेटर्स होते हैं टेस्ट के, और कुछ जो है उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पे हम एमआरआई कराते हैं। अच्छा। तो एमआरआई कराने से हमें ये जानकारी मिलती है कि वो मेनिस्कस का पार्ट जो है फटा हुआ है या लिगामेंट टूटा हुआ है। तो मेनिस्कस बेसिकली क्या है कि वो यूजुअली नॉन रिपेरेबल है, मतलब अपने आप नहीं ठीक होगा वो। और लिगामेंट के साथ क्या है कि लिगामेंट अगर वो टूट गया है तो लिगामेंट भी लिगामेंट जैसे मैं आपको इसमें एक बार और दिखा देता हूँ, ये लिगामेंट जो है वो ऐसे रहता है, ये नीचे से जा रहा है और ऊपर तक पहुंच रहा है ये। तो अगर ये इस हिस्से से टूटेगा तो नीचे गिर जाएगा। तो कोई टेक्निक, मतलब अपने आप तो ये वापस उस जगह जो है पहुंच नहीं पाएगा। तो ये भी हीलिंग इसकी भी जो है अपने आप नहीं होती है। तो अगर ये डायग्नोसिस हमारी बनती है कि जो मेनिस्कस का टीयर हो गया है, उसकी भी ग्रेडिंग है, 1 2 3 करके ग्रेडिंग है, तो या लिगामेंट पूरी तरह से जो है ब्रेक हो गया है, तो फिर इसको सर्जिकली ही ठीक करते हैं
और ये ऑपरेशन बहुत सिंपल है, दूरबीन से हो जाता है। पेशेंट जो है नेक्स्ट डे से धीरे धीरे वॉक कर सकता है जी। और 4 हफ्ते से 6 हफ्ते में धीरे धीरे वो अपना मूवमेंट और उसका बढ़ जाता है और यूजुअली 3 महीने बाद वो वापस अपने स्पोर्ट्स में ज्वाइन कर सकता है। जी। ये डॉक्टर साहब ऑपरेशन की सुविधा मेडिकल कॉलेज में है? हाँ, ये ऑपरेशन की सुविधा जो है, जो दूरबीन से ऑपरेशन होता है, वो बीआरडी में है। जी। ये बताइए कि इस तरह के कितने मरीज आते होंगे मेडिकल कॉलेज में? देखिए, जो मतलब हम लोग जो रूटीनली ओपीडी में अपने पेशेंट देखते हैं, तो उस तरीके से नी ट्रॉमा के पेशेंट लिगामेंट टीयर के साथ यूजुअली रोज करीब 4 से 5 पेशेंट तो हमारे पास आते ही हैं। जी। ठीक है, जो हमारे पास बीआरडी तक पहुंचते हैं। और ओवरऑल इसका इंसिडेंस देखा जाए तो काफ़ी सिग्निफिकेंट इंसिडेंस है। बाकी कुछ मरीज प्राइवेट में पहुंचते होंगे, कुछ बाहर निकल जाते होंगे। तो मतलब हम अपनी एक ओपीडी में रूटीनली अगर हम 100 पेशेंट रोज देख रहे हैं तो उसमें हमें 3 से 4 पेशेंट जो है नी ट्रॉमा के मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब यह डॉक्टर साहब कि स्पोर्ट्स में या एक्सीडेंट में अगर घुटने में चोट आ गई तो उसके लिए आपको 1 महीने 1.5 महीने में फुल ट्रीटमेंट मिल जाएगा। हाँ, आप रिकवर कर जाएंगे। जी। अच्छा, उसके बाद कोई प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा उनको? नहीं, देखिए उसके बाद कोई प्रिकॉशन नहीं है, क्योंकि वो तो नेचुरल चीज़ है आपके, उसका नेचुरल चीज़ जब आपकी हील हो गई तो आप फिर नॉर्मल हो गए। जी। जैसे आपके हड्डी में फ्रैक्चर होता है, फॉर एग्जांपल देखिए कि हड्डी में फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूट जाती है, टूट जाने के बाद 2 से 3 महीने में जुड़ जाती है वो हड्डी, और उसके बाद आप सामान्य हो जाते हैं, आप दौड़ भाग खेल कूद सब कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है डॉक्टर साहब कि युवा वर्ग जो घुटने में चोट से परेशान रहते थे या उनको इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, अब ट्रीटमेंट की सुविधा हो गई है। बिल्कुल हो गई, ये सुविधा बीआरडी में हो रहा है, रेगुलर ट्रीटमेंट हो रहा है, प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है, और हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के बाद का जो रिहेबिलिटेशन है उसके लिए भी एक हम लोगों ने सिस्टम बना रखा है, वो भी हो रहा है। जी। अब मैं युवा अवस्था से वृद्धावस्था की तरफ चल रहा हूँ। इस समय डॉक्टर साहब मौसम भी बदल रहा है। जी। मौसम बदलने से भी अर्थराइटिस के मरीज बढ़ रहे हैं क्या? बिल्कुल बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ठंड की तरफ जाते हैं तो ठंड में आप यूजुअली देखते होंगे कि जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है। जी। तो जॉइंट, जो पेशेंट पहले ही आर्थराइटिस का है पेशेंट, उसका पेन जो गर्मियों में थोड़ा कम रहता है, वो जैसे जैसे ठंड की तरफ जाता है या मौसम चेंज होता है तो उसकी स्टिफनेस, मसल स्पाज्म, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इंक्रीज़ होती हैं, और वो पेशेंट जो कुछ समय से सामान्य था, उसको दर्द नहीं था, वो इस समय डॉक्टर के पास पहुंचता है कि साहब हमारा दर्द फिर स्टार्ट हो गया है। अर्थराइटिस के कारण क्या क्या है, इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, देखिए आर्थराइटिस जो है वो कई पार्ट में हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, कि जैसे एक आर्थराइटिस होती है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो है वो बेसिकली एक बीमारी की तरह होती है, ये ऑटो इम्यून है डिसऑर्डर। जैसे आपको डायबिटीज़ हो रहा है, शुगर हो रहा है, ये हाई ब्लड प्रेशर किसी को हो रहा है, तो ये सब बीमारियां हैं जिनका कोई हमें एग्जैक्ट कारण नहीं मालूम है कि किसी को क्यों ये हो रहा है। उसी तरीके से इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी है, उसका कोई कारण एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो क्यों हो रही है किसी को। तो उस इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में भी जो है हम जो ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं तो हम उसमें उस मर्ज को ठीक नहीं कर पाते हैं कि पूरी तरह हम उसे ठीक कर दें। हम उसमें जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उनको DMRD कहते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग। तो हम उस डिजीज़ प्रोसेस को सिर्फ मॉडिफाई कर पाते हैं, जिससे पेशेंट को आराम मिल जाता है। तो ये जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हैं, ये बच्चों में भी मिलती हैं, यंगर एज ग्रुप में भी मिलती है, और जो ओल्ड का मतलब आप ये मान के चलिए कि 35-40 के एज के जो लोग हैं उनको भी उनमें मिलती है। और वही पेशेंट जिनको इस एज में स्टार्ट हुआ है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, उनको धीरे धीरे ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन के साथ 50-55 की एज में डीजनरेटिव आर्थराइटिस भी स्टार्ट होती है। तो जो डीजनरेटिव आर्थराइटिस है वो जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के है पेशेंट, जिसको रिमोटॉइड भी कहते हैं, तो रिमोटॉइड पेशेंट्स में डीजनरेटिव आर्थराइटिस भी करीब 5 से 10 साल पहले ही मिल जाएगी सामान्य पॉपुलेशन से। दूसरी आर्थराइटिस जो है वो हमने अभी आपको बताया, जो चोट लगने के बाद जो चोट लग रही है उसके बाद जो आर्थराइटिस हो रही है, वो भी आर्थराइटिस आपको
मोस्टली यंगर एज ग्रुप में ही मिलती है। जी। ठीक है। और तीसरी जो आर्थराइटिस की आप बात कर रहे हैं वो डीजनरेटिव आर्थराइटिस है, और डीजनरेटिव आर्थराइटिस आपको यूजुअली 45-50 के बाद जो है पेशेंट नी पेन और इस तरीके से सूजन दर्द के साथ कंप्लेन करता है और वो डॉक्टर के पास पहुंचता है। जी। ये आर्थराइटिस यूजुअली जो हमारी महिलाएं हैं उनमें ज़्यादा है कंपैरेटिवली, इंसिडेंस पुरुषों में थोड़ा कम है। जी डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है आर्थराइटिस की? हम थोड़ा आंकड़ों के जरिए हाँ, दर्शकों को अगर हम जाएं। आंकड़ों पे जाएं तो जो ग्लोबल आंकड़ा है, वर्ल्ड वाइड जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा ये है कि जो 2019-20 का सेंसेक्स है वहाँ से जो बना है कि करीब 528 मिलियन लोग जो हैं इस समय वर्ल्ड वाइड आर्थराइटिस के मरीज हैं। एक तरह से आप इसको ऐसे देखें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 7 से 8% पॉपुलेशन जो है वो आर्थराइटिस से पीड़ित है। इंडिया में जो डाटा है, इंडिया का डाटा जो है ये बताता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसके 10% लोग जो है वो आर्थराइटिस के से हैं, मरीज हैं उसके। और अब 10% का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो आपकी पॉपुलेशन है 150 करोड़, उसके हिसाब से करीब 15 करोड़ लोग जो है वो आर्थराइटिस से पीड़ित हैं। जी। और हम लोग जो सामान्यतः अपनी मतलब अब मैं गोरखपुर में हूँ तो गोरखपुर की बात करूँ, कॉलेज में जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं तो यूजुअली अगर हम 100 पेशेंट रोज़ ओपीडी में देख रहे हैं तो उसमें से 20 से 25 पेशेंट ऐसे हैं जो अक्सर हम लोगों को आर्थराइटिस के मिलते हैं। जो नी आर्थराइटिस, मेनली आर्थराइटिस नी में भी होती है, हिप में भी होती है, बाकी जॉइंट्स में भी होती है, तो उसके पेशेंट हमें उस हिसाब से मिलते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अभी आपने बताया कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आर्थराइटिस ज़्यादा होती है। जी। इसके क्या कारण हैं और क्या स्थिति है, इसके बारे में बताइए। जैसे क्या 10 महिलाओं में 2 ही पुरुष होते हैं? जी। आपके मुताबिक आप बताएं उसको। नहीं सर, इतना डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इतना है कि अगर 40 पुरुषों में हो रहा है तो महिलाएं उसमें 50 रहेंगी। तो ये एक डिफरेंस है। अगर 100 लोगों का हम डाटा निकाल रहे हैं तो 55 जो है महिलाएं होंगी, 45 पुरुष होंगे जो आर्थराइटिस के पेशेंट। महिलाओं का क्या कारण है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। महिलाओं में क्या होता है कि जैसे 45 के बाद जो है धीरे धीरे जो मेनोपॉज स्टार्ट होता है तो ईस्ट्रोजन उस हार्मोन जो है वो भी, उसका भी थोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रहता है। वो आपके जॉइंट्स के अंदर के इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करता है, पेन को थोड़ा कम करता है। तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उसकी वजह से पेशेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं। डॉक्टर साहब, अब हम यह जानना चाहेंगे इलाज की तरफ। जी। यह तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसका इलाज क्या है? क्या दवा से संभव है या इसमें भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? और लोग कहते हैं कि घुटने लगाने वाला भी प्रोसेस चलता है, तो कहते हैं। जी। आर्थराइटिस को हम जो है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में कैटेगराइज करते हैं। वो भी 4 स्टेज होती है? हाँ, 4 स्टेज में हम ये एक्सरे के बेसिस पे जी जी इस चीज़ को देखते हैं। तो जैसे स्टेज 1 का पेशेंट है, उसके एक्सरे में कोई बहुत चेंजेस नहीं दिखेंगे, लेकिन पेशेंट हमारे पास आएगा नी पेन के साथ, उसको दर्द रहेगा, प्रोलॉन्ग वॉकिंग में दिक्कत आएगी, सीढ़ियों पे मूवमेंट करने में दिक्कत आ रही है, सुबह जो है जग रहा है तो थोड़ी जो है जॉइंट में स्टिफनेस महसूस हो रही है उसको। तो उस पेशेंट के लिए जो हमारे पास ट्रीटमेंट है या जो हम लोग उसे राय देते हैं, उसमें बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइफस्टाइल चेंज का में जैसे आदत हम लोगों की है कि हम लोग नीचे बैठते हैं, पालथी मारते हैं, तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे बंद करना है ग्रेजुअली। टॉयलेट जो हम इस्तेमाल करते हैं इंडियन स्टाइल, उससे शिफ्ट होके कमोड पे जाना है, कुर्सी वाले उस पे जाना है टॉयलेट पे। और कुछ उनको मेडिकेशंस देते हैं। मेडिकेशन में जैसे दर्द की दवाइयाँ हैं, कुछ कार्टिलेज हीलिंग के लिए कुछ ड्रग्स हैं जो देते हैं, और मोर और लेस उनको हम ये प्रमोट करते हैं कि आप अपने जॉइंट के आसपास की मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए, मजबूती के लिए एक्सरसाइजेस करिए। ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें जब ऑपरेशन वाली नौबत आती है जी, तो ऑपरेशन का क्या प्रोसेस है उसके बारे में बताएं। और घुटना लगाने वाली बात क्या है? हमारे दर्शकों को इसकी हमारा ख्याल है बहुत ज़रूरत पड़ती है जी।
नहीं, बेसिकली जैसे हम स्टेज 3 और स्टेज 4 में आ रहे हैं, जैसे स्टेज 4 में अगर हम पहुंच रहे हैं जी। तो वो एडवांस आर्थराइटिस है, नी जॉइंट की आर्थराइटिस, जहां हमारे पास कोई जो है मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट पे जब हम शिफ्ट होंगे तो एक सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो आज की डेट में अवेलेबल है वो है नी रिप्लेसमेंट। ठीक है, आप ज्वाइंट का रिप्लेस करके ज्वाइंट को रिप्लेस कर देते हैं, घुटने का बदल दिया जाए। ज्वाइंट के रिप्लेसमेंट का एग्जैक्टली मतलब ये है कि जैसे ज्वाइंट जो नी ज्वाइंट जैसे मेरे पास ये है, तो नी ज्वाइंट जो है उसमें 3 बोन्स होती हैं, ये फीमर है, टिबिया है और एक पटेला होती है, ये यहाँ जो बना हुआ है। तो नॉर्मली हम लोग जो है ये जो सरफेस है इसकी, जैसे मैं इसको हटाता हूँ तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस आपके ज्वाइंट की इन्फ्लेम्ड थी, तो इस सरफेस को हमने कट किया और कट करने के बाद एक ये टिबिया की ब्रेस प्लेट लगा दी और इसी तरह फीमर को कट करके हमने ये लगा दिया और इसके बीच में ये इंसर्ट की तरह काम करता है। तो ये इंसर्ट आप समझिए कि जो आपके ज्वाइंट का कार्टिलेज है वो उसी तरह ये इंसर्ट जो है वो काम कर रहा है। तो ये प्रोसीजर इतना सिंपल है कि हम लोग इसको करने के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, चला देते हैं। नेक्स्ट डे वॉकिंग है। इसके बाद इस प्रोसीजर के बाद पेशेंट नेक्स्ट डे वॉक कर सकता है, अगले दिन अपने मतलब टॉयलेट जा सकता है खुद, तो उसको किसी के केयर की आवश्यकता नहीं है इस प्रोसीजर के बाद, और अगले दिन से ही वो अपना धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकता है। कहने का मतलब डॉक्टर साहब इसको निकाल दिया जाता है बिल्कुल और उसको लगा दिया जाता है? बिल्कुल निकालने का मतलब ये है कि जो उसका डैमेज पार्ट है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, उसको एक्सरसाइज कर देते हैं और उसकी जगह जो है ये जो सरफेसेस हैं, ये बेसिकली ये मेटल्स होते हैं, इन मेटल्स को वहाँ पे उस जगह पे फिक्स कर देते हैं और बीच में जो है ये एथिलीन होता है, पॉलीएथिलीन जिसको इंसर्ट कहते हैं, ये इंसर्ट हम लोग लगा देते हैं। अब डॉक्टर साहब हम आपसे आखिर में, समय कम है, इसके बचाव के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इस समय मौसम को देखते हुए भी क्या क्या बचाव किया जाए ताकि लोग आर्थराइटिस से बचे रहें? देखिए, नी जॉइंट की आर्थराइटिस जो है उसमें जो डीजनरेटिव आर्थराइटिस है मेनली वही बचा सकते हैं आप थोड़ा, या उसको डिले कर सकते हैं। उसके लिए मेन यही है कि आप एक्सरसाइज की करें, रेगुलर एक्सरसाइजेज, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, अपना वेट मैनेजमेंट, ठीक है, और जो एक्सरसाइजेज, जो भी काम ऐसे हैं जिन पे ज्वाइंट पे स्ट्रेन आ रहा है, जैसे नीचे बैठना हो गया, पालथी मारना हो गया, इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करें। और अपने जो बोन की हेल्थ है, ठीक है, जिसमें आप कहते हैं साहब कैल्शियम कम हो गया, हड्डियाँ वीक हो गई, हाँ वो वीक हो गई, उस पर भी ध्यान रखें। अगर आपको ज्वाइंट के आसपास बहुत पेन हो रहा है तो उसके कुछ टेस्ट हैं, BMD है, डक्सा स्कैन है, वो टेस्ट करके आप उसकी मतलब विटामिन डी का भी रोल है इसमें। डॉक्टर अमित मिश्रा जी, आप आए और घुटनों की समस्याओं के बारे में, इससे होने वाली परेशानियों के बारे में, इसके कारण के बारे में, इसके इलाज के बारे में और इसके बचाव के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आशा है हमारे दर्शक इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।